जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों। डिस्कशन सीरीज के सेशन 5 में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली बारात सभ्यता रहेगा। और इससे पहले जो हमारा सेशन था वो बालाथल सभ्यता रहा था। बालाथल सभ्यता में हमने ये पढ़ा था कि इसके जो उत्खनन और खोज की जो जिम्मेदारी है वो वी एन मिश्र के कंधों पर थी। और उनके सहयोगी में हमने दो नाम देखे थे, वी एस शिंदे और आर के मोहंती। इसका हमने एक कीवर्ड देखा था जो था कि वीएसएम, जिससे हम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से कौन नहीं है तो आंसर निकाल सकते थे। इसके बाद हमने उसकी विशेषताओं के बारे में बात की कि यहाँ से एक 11 कमरों वाला दुर्गनुमा भवन मिला है। 500 बीसी के आसपास का एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। 4000 बीसी के आसपास का यहाँ से एक कंकाल मिला जो कुष्ठ रोग के प्रमाण की जानकारी देता है। इसी के साथ साथ हमने लोहे की कुछ भट्टियाँ यानी कि लोहे की 5 भट्टियों के बारे में बात की थी। और तांबे के एक ऐसे सिक्के के बारे में बात की जिसके एक तरफ हाथी का अंकन था और दूसरी तरफ चंद्रमा का अंकन था। यहाँ के जो मृदबाण थे वो अपरिष्कृत मृदबाण थे यानी कि पूर्ण रूप से पके हुए नहीं थे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, बेराट सभ्यता। भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 600 से लेकर 322 ईसा पूर्व का जो काल है वो महाजनपद काल कहलाता है। और बेसिकली राजस्थान में दो जनपद थे, पहला था कुरु और दूसरा था मत्स्य। कुरु की राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी और मत्स्य की राजधानी है वो विराटनगर हुआ करती थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मत्स्य जनपद का संबंध है वो बेराट सभ्यता से रहा है। एग्जामिनर अगर इजी क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है कि मत्स्य जनपद का संबंध राजस्थान के किस सभ्यता से रहा है, तो उसका आंसर होगा बेराट सभ्यता। इसके बाद अगर हम बात करें कि बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो जयपुर में बेराट की जो पहाड़ियां हैं यहाँ से एक नदी निकलती है, बाणगंगा नदी। कुल मिलाकर 3-4 पहाड़ियां हैं जयपुर में, जिनमें बीजक की पहाड़ी, भीमजी की पहाड़ी, मोती पहाड़ी और महादेव जी की पहाड़ी है। इनको मिलाकर यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उन्हें सम्मिलित रूप से बेराट सभ्यता नाम दिया गया है। आपको इन 3-4 पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे कि यहीं से अशोक के कुछ शिलालेख भी मिले हैं, जिसमें बाबरू शिलालेख है जो कि एक लघु शिलालेख है, वो भी मिला है। सन 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बर्ड। जब वो यहाँ से गुजरा तो उसे यहाँ से एक शिलालेख मिला था जिसे आजकल बाबरू शिलालेख के नाम से जाना जाता है। बाबरू शिलालेख में भी ये वृहत शिलालेख न होकर एक लघु शिलालेख है। एग्जामिनर यह सेंटेंस दे सकता है कि बाबरू शिलालेख एक वृहत शिलालेख है, जबकि ऐसा नहीं है। बाबरू शिलालेख एक लघु शिलालेख है, ये ध्यान रखना आपको। जब आप अशोक के शिलालेख पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है और 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो भारत से मिलते हैं और ये जो राजस्थान से मिला है बाबरू शिलालेख, इसकी भाषा प्राकृत है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाबरू शिलालेख है ये 1837 में कैप्टन बर्ड के द्वारा खोजा गया है। इसकी भाषा प्राकृत है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये जो शिलालेख हैं इसमें अशोक को देवनाम प्रियदर्शी और मगधाधिराज कहा गया है। यानी देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है कि देवताओं का प्रिय या फिर जो स्नेह की या प्यार की दृष्टि से देखने वाला। और मगधाधिराज का मतलब होता है कि मगध का अधिराज या मगध का राजा जो अशोक था। तो यहाँ पर अशोक के दो नाम मिलते हैं, देवनाम प्रियदर्शी और मगधाधिराज, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो आप 4 शिलालेख देखेंगे, मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उदयगुलम। इन 4 शिलालेखों में अशोक का नाम मिलता है, अशोक। इनके अतिरिक्त किसी भी शिलालेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। कहीं देवनाम प्रियदर्शी लिखा है, कहीं मगधाधिराज लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जब हम सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग में 1 लाख लोगों की मौत हुई और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने रणबेरी की जगह दम्भघोष को अपना लिया था यानी कि शांति व्यवस्था को अपना लिया था। उसके बाद अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म इसने भी अपना लिया था। और हम ये भी देखते हैं कि महेंद्र और संघमित्रा को इसने श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम करना शुरू कर दिया था। बाबरू शिलालेख से हमें ऐसी जानकारी मिलती है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है।
तो बाबरी शिलालेख के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा कथन इसके बारे में असत्य है। तो ये ध्यान रखना है कि 1837 में कैप्टन बर्ड के द्वारा इसे खोजा गया। इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी और इसमें अशोक, देवनाम, प्रियदर्शी और मगधाधिराज कहा गया है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका उत्खनन किसने किया। आपने ये पढ़ा होगा कि हड़प्पा का जो उत्खनन या खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई और 1924 में जॉन मार्शल साहब के द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि यहाँ एक ऐसी सभ्यता है और उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सन 1937 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही बेराट सभ्यता का उत्खनन हुआ और आपको ये ध्यान रखना है कि 1837 में कैप्टन बर्ड को यहाँ से एक शिलालेख मिला। उसके 100 वर्ष बाद दयाराम साहनी के नेतृत्व में बेराट सभ्यता का उत्खनन हुआ और स्वतंत्रता के बाद इसमें 3 और व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित और एम.एन. देशपांडे। इन 3 व्यक्तियों का नाम प्रमुख है और आपको कीवर्ड्स याद करने यहाँ से। दयाराम, दीक्षित, देशपांडे और बनर्जी, तो इनका आप कीवर्ड्स बना सकते हैं ट्रिपल डी बी। आपने जहाँ भी नोट्स लिखे हैं अपने, वहाँ पर आप ये कीवर्ड्स लिख सकते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दयाराम है वो अपने देश के लिए नील रत्न लाने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। कुछ भी करके आपको ये चारों व्यक्तियों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इसमें एक और नाम ऐड करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से किसका संबंध बेराट सभ्यता से नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ से पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं तो उनको क्या कहा जाता है। यहाँ से छोटे-छोटे जानवरों के शिकार के लिए पत्थर के छोटे-छोटे उपकरण मिले हैं और इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। जब आप मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है पशुपालन और माइक्रोलिथ उपकरण। माइक्रोलिथ उपकरणों का मतलब ये होता है कि छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए जो छोटे पत्थर होते हैं, उनसे जो औजार बनाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की विशेषताओं में आप देखेंगे कि शैल चित्र, पशुपालन और माइक्रोलिथ उपकरण ये बहुत ही प्रमुख विशेषताएं रही है मध्य पाषाण काल की। तो राजस्थान के जयपुर में जो बेराट सभ्यता है, यहाँ से भी हमें कुछ शैल चित्र प्राप्त होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेराट सभ्यता से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। शैल चित्र का मतलब होता है कि शैल का मतलब होता है चट्टान या गुफा, यानी शैल चित्र का मतलब होता है कि जो गुफाओं में चित्रकारी की गई है आदिम लोगों के द्वारा, यानी 3-4 व्यक्ति किसी भी पक्षी या पशु का शिकार कर रहे हैं तो वो गुफाओं में चित्रकारी के रूप में उकेर दिया गया है, तो उसे शैल चित्र कहा गया है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ की मौर्यकालीन विशेषताओं के बारे में, जिसमें हम प्रमुख रूप से बात करेंगे बौद्ध मंदिर के बारे में, बौद्ध मठ के बारे में, बौद्ध स्तूपों के बारे में, बौद्ध विहारों के बारे में और जो महात्मा बुद्ध की जो स्वर्ण मंजूषा मिली है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बौद्ध मंदिर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के द्वारा बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, तो उनमें से एक मंदिर यहाँ पे भी मिला है और ये जो मंदिर मिला है वो गोल मंदिर है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन दे सकता है कि बेराट सभ्यता से एक आयताकार बौद्ध मंदिर मिला है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। यहाँ का जो मंदिर था वो गोल मंदिर था और ये जो एक बौद्ध मंदिर था जिसे अशोक के द्वारा बनवाया गया था, इसका जो फर्श है वो ईंटों से बना हुआ था। ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ के जो कलाकृतियाँ हैं, जैसे कि बौद्ध मठ हुआ, स्तूप हुए और मंदिर हुए, इन सब में ईंटों का प्रयोग किया गया है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की जो बुक है, उसमें ये लाइन लिखी हुई है, बेराट सभ्यता में पत्थर की उपलब्धता के बावजूद भी यहाँ की जो आवास थे, मंदिर थे, स्तूप थे, इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये जो छोटे-छोटे फैक्ट होते हैं, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जिस हिसाब से आरपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, आपको छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पत्थर की उपलब्धता के बावजूद भी यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गौल बौद्ध मंदिर है, इसका फर्श है वो ईंटों से बना हुआ है और इसके जो किवाड़ थे वो लकड़ी के बने हुए हैं और इन किवाड़ों में जो कील है, उसमें लोहे का प्रयोग किया गया है। तो आपसे ये सेंटेंस पूछा जा सकता है कि यहाँ के निवासी लोहे से परिचित थे, तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि हमने ये देखा है कि 1000 बीसी के आसपास दक्षिण भारत में और 600 बीसी के आसपास है वो उत्तर भारत के लोग हैं वो लोहे से परिचित हो चुके हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें एक और लाइन है कि यहाँ से तांबे और लोहे की कोई भी कलाकृति नहीं मिली है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो से आपको कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है,
ऐसी कोई भी कलाकृति है वो बेराट सभ्यता से नहीं मिली है। लोहे के अवशेष मिले हैं, लेकिन ऐसी कोई कलाकृति नहीं मिली है जैसे कि किसी आदमी की मूर्ति हो या फिर किसी पशु की मूर्ति हो जो लोहे या फिर तांबे की बनी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेराट सभ्यता से कोई भी तांबे या लोहे की कलाकृति नहीं मिली है, जबकि यहाँ के निवासी तांबे एवं लोहे से परिचित थे। इसके अलावा यहाँ से एक बौद्ध स्तूप मिला है और ये जो बौद्ध स्तूप है वो भी ईंटों का बना हुआ था। 634 ईस्वी में हैंसांग आता है यहाँ पर, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था। हैंसांग आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर्षवर्धन के काल में हैंसांग आता है और 629 से लेकर 644-45 तक यह कम से कम 15-16 वर्षों तक भारत में रहता है। और हैंसांग के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसे शियुकी कहा जाता है। उसमें हैंसांग ने ये बताया कि जब वो यहाँ पर आया था बैराट में, तो उसने यहाँ पर 8 बौद्ध मठ देखे हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हैंसांग ने कब इसकी यात्रा की, तो 634 ईस्वी में। हैंसांग ने कितने बौद्ध मठों का उल्लेख किया है, तो 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हिमसांग ने ये भी बताया कि यहाँ की जो भेड़ें और बैल हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर बाहुल्य में ये पाए जाते हैं भेड़ और बैल। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि 634 ईस्वी में हिमसांग ने बैराट की यात्रा की थी। यहाँ पर उसने 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है और ये जो बौद्ध मठ थे इनमें ईंटों का प्रयोग किया हुआ है तथा हिमसांग के द्वारा यहाँ की जो भेड़ और बैल हैं इनको प्रसिद्ध बताया है। यहाँ से जो ये बौद्ध मठ मिले हैं, इनको नष्ट करने का काम किया था मिहिर कुल के द्वारा। मिहिर कुल एक हूण शासक था। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तोरमान का बेटा था मिहिर कुल और इसी मिहिर कुल ने बारडोली का शिव मंदिर भी बनाया था कोटा में। तो ये जो मिहिर कुल है वो बौद्ध धर्म का विरोधी था और शैव धर्म का समर्थक था। इसने बारडोली में एक शिव मंदिर बनाया। इससे ये पुष्टि होती है कि मिहिर कुल है वो शैव धर्म का अनुयायी था। और इससे पहले हमने मीनांडर के बारे में पढ़ा है कि मीनांडर है वो बौद्ध धर्म का समर्थक था। कंफ्यूज आप यही होंगे, आप मीनांडर और मिहिरकुल में इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो बैराट से बौद्ध मठ मिले हैं उसको नष्ट किसने किया, तो आप सीधा आंसर यही देंगे कि मीनांडर ने किया, जबकि ऐसा नहीं है। मीनांडर बौद्ध धर्म का संरक्षक था और मिहिरकुल है वो बौद्ध धर्म का विरोधी था। बौद्ध मठों को नष्ट करने का काम है वो मिहिरकुल के द्वारा किया गया है, जो कि एक हूण शासक था। और ये जो तोरमान का बेटा भी था। मिहिरकुल के बारे में अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो इसने मालवा के यशोधर्मन को भी हराया था। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ की मुद्राओं के बारे में। यहाँ से दयाराम साहनी को एक बर्तन मिला है और उस बर्तन में सूती कपड़े में बंधी 36 मुद्राएं मिली हैं। टोटली 36 मुद्राएं मिली हैं। इनमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं, 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं। इन 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राओं में 16 है वो मीनांडर की हैं। मीनांडर एक इंडो ग्रीक शासक था। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंडो ग्रीक शासकों ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में शासन किया था और मीनांडर है वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो संवाद था वो मिलिंद पन्हो नामक एक ग्रंथ है। उसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। तो उस मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मीनांडर के जो संवाद है वो उल्लेखित है। पंचमार्क मुद्राएं बेसिकली ये होती है कि धातु का एक टुकड़ा होता है और उस पर ठप्पा मारकर कुछ प्रतीक बना दिए जाते हैं, यानी पशु पक्षियों का जो अंकन कर दिया जाता है या फिर चंद्रमा और ऐसे चिन्ह अंकित कर दिए जाते हैं उस पर। और इसी को पंचमार्क कहता है कि मतलब एक ठप्पा लगाया जाता है, मतलब पंच किया जाता है, तो इसी को पंचमार्क या आहत मुद्राएं कहते हैं। ये जो मुद्राएं हैं वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक चांदी और तांबे की बनी होती है। मुख्यतः जो आहत सिक्के हैं वो तांबे और चांदी के बने हुए मिले हैं। सोने के हमें कहीं भी आहत सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ से 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं, 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिली है और 28 में से 16 है वो मीनांडर की मिली है। कहीं न कहीं ये जो मुद्राएं हैं मीनांडर की, ये साबित करती है कि उत्तर पश्चिमी भारत पर मीनांडर का शासक था और ये भी पुष्टि होती है कि मीनांडर ने यहाँ पर सिक्के चलाए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मीनांडर है वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसके द्वारा यहाँ पर सिक्के भी चलाए गए हैं, जिसमें 16 सिक्के हैं वो मीनांडर के मिले हैं। टोटली अगर इंडो ग्रीक शासकों की बात करें तो 28 सिक्के मिले हैं और 28 में 8 अगर जोड़ दिए जाएँ जो पंचमार्क मुद्राएँ हैं, तो टोटली कुल 36 मुद्राएँ मिली हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बेरार सभ्यता से मुगल कालीन प्रमाण कौन-कौन से मिले हैं। तो यहाँ से एक ऐसी टकसाल मिली है जहाँ से तांबे के सिक्के डाले जाते थे और टकसाल का मतलब यही होता है जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं। तो जो मुगल काल में तांबे के सिक्के थे जैसे कि दाम था, अदेला था और पावली था।
अदेला का मतलब होता है आधा दाम, पावली का मतलब होता है चौथाई दाम। तो दाम, अदेला और पावली इन पर बैराट अंकित था। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ के मृदबांडों के बारे में। हमने बालाथल में देखा कि वहाँ के जो मृदबांड है वो अपरिष्कृत मृदबांड थे। आहड़ में हमने देखा था कि यहाँ के जो मृदबांड है वो काले और लाल रंग के होने के कारण उन्हें काले और लाल रंग के मृदबांड वाली संस्कृति भी कहा गया है। कालीबंगा में हमने देखा था कि यहाँ के जो मृदबांड है वो लाल रंग के हैं और उन पर काले और सफेद रंग की कुछ धारियां अंकित थी। गणेश्वर में हमने देखा था कि वहाँ के जो मृदबांड है वो कपिसवाणी मृदबांड है, यानी कि काले और नीले रंग के हैं। तो आपको बेराट सभ्यता में ये ध्यान रखना कि यहाँ के जो मृदबांड हैं वो चमकीले रंग के थे और काले थे, यानी चमकीले थे और काले थे, इस कारण इसे उत्तरी काले चमकीले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल माना जाता है। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो हड़प्पा के जो मृदबांड हैं उन्हें गैरिक मृदबांड नाम दिया गया है। महाजनपद के जो मृदबांड हैं उन्हें एनबीपीडब्ल्यू नाम दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी उत्तरी काले चमकीले मृदबांड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैराट सभ्यता है वो उत्तरी काले चमकीले मृदबांड वाली संस्कृति का एक प्रतिनिधि स्थल है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता है वो एनबीपीडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो बैराट सभ्यता है। और ये जो बैराट सभ्यता है वो ग्रामीण भी थी और नगरीय भी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ के जो पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं उससे ये साबित होता है कि ये जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अलावा महाजनपद काल है उसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया है, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति का काल कहा गया है। तो बैराट के जो लोग हैं वो वस्त्र उद्योग से भी परिचित थे। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मेहरगढ़ एक पाकिस्तान का स्थान है जहाँ से कपास के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, जो कि 4000 या 5000 ईसा पूर्व के हैं। उसके बाद बहुत सारी जगहों पर कपास के साक्ष्य मिलते हैं। तो बैराट के जो लोग हैं वो वस्त्र उद्योग से परिचित थे और यहाँ के जो लोग हैं वो सूती कपड़े पहनते हैं। इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया है कि एक बर्तन में 36 मुद्राएं मिली हैं, वो सारी की सारी है वो सूती कपड़े में बंधी हुई मिली हैं। तो यहाँ के लोग वस्त्र उद्योग से भी परिचित थे और सूती कपड़े पहनते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसमें ये दिया है कि बैराट सभ्यता में कोई भी तांबे और लोहे की कलाकृति नहीं मिली है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि पत्थरों की उपलब्धता के बावजूद बैराट सभ्यता के लोगों ने ईंटों का प्रयोग किया है, तो ये भी एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि जब 4 लाइन देकर उसमें ये पूछा जाएगा कि इनमें से असत्य कौन-सा है, तो यहाँ पर यही लाइन दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ फैक्ट ही नहीं पढ़ना है, उसके अंदर की बारीकियों पर भी ध्यान देना है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगले सेशन के लिए मोटिवेटेड रहूँ कि ये जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है।